बस। हेलो अंजलि, मुस्कान, फुरकान, आवाज आ रही है आप लोगों को? आगे चलें तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड डालें आप लोग फ्लैश नोट। इसको क्या हो गया भाई? आप लोगों का जो है उससे आप चालू कर लेना आगे। कितने लिखे हैं आपके पास? 6 तक है ना? तो आप उसको 7 डाल लेना नंबर। ठीक है। और कभी रिपीट हो रहा हो तो फिर उसको बाद में छोड़ देंगे। देखो फ्लैश नोट क्या है? फ्लैश नोट आपको छोटी चीजें याद रखनी होती है और उसको ना आपको बार बार, मतलब एक दिन में घुमाना चाहिए, उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रात को सोने से पहले एक बार उसको खाली पेपर पे, रफ पेपर पे लिखना जरूर चाहिए। उससे आपका रिटेंशन होता है। इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की छोटी छोटी चीजें जो काम में, फॉर्मूले हो गए, वो सब याद रखना, वो सब हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और बात करते हैं अबाउट देखिए हाइड्रा एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। अब पता है हेलोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके एसिड्स होते हैं जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ठीक है। HF है, HCl है, HBr है, HI है। ये आपके पास एसिड्स हैं। इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात आप समझें कि सभी में H है। इतना आप समझते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है ना? तो फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है। देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है। फिर क्लोरीन साइज में थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। फिर ब्रोमीन और बड़ा। और सबसे बड़ा कौन होता है? आयोडीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? डिक्रीज। सही है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड विल बी इजीली ब्रोकन। विल बी इजीली ब्रोकन। तो देखो, हम इनको अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। पहला ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, जिसे आप बॉन्ड एनर्जी से नापते हो। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखो तो बताओ, HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फिर HCl, फिर क्या होगा? HBr, और फिर क्या होगा? HI। अगर मैं आपसे बात करूं इनका एसिडिक कैरेक्टर, बताओ एसिड्स कौन होते हैं जो H+ देते हैं? बताओ सबसे जल्दी H+ कौन लूज करेगा इनमें से? क्यों? इसका बॉन्ड सबसे वीक है। बताओ एसिडिक कैरेक्टर देखो तो ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। HF, HCl, HBr और HI। वीकेस्ट बॉन्ड so will release H+ easily। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हो। तो बताओ थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? HF, क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। फिर कौन होगा? HCl, फिर कौन होगा? HBr, और फिर कौन होगा? HI। समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा ऑर्डर है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कॉपी कर लो इसको। थर्मल स्टेबिलिटी ना, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हीट करने पर जो टूटे नहीं। तो कौन नहीं टूटेगा?
क्या? हाँ मतलब सबसे सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा ये पूछना है, कहने का मतलब वो है अपना। ऑब्वियसली गर्म करेंगे तो टूटेगा ही। चलिए तो देखें, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको मोलर मास वगैरह सबको सिखा दिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। हेडिंग डालें नेक्स्ट। तो देखो मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखें मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं मास से। तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसका मास। तो गिवन मास, अब ये गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि मोलर मास भी किस में होता है, ग्राम्स में। तो डिवाइड बाय क्या बन जाएगा उसका, मोलर मास। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, हम इसको काम में लेंगे ऐसे कि देखो अगर आपके पास मास है तो आप मास और मोल्स को आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। आप मास से मोल्स भी निकाल सकते हो और मोल्स से, तो अगर आपको किसी सब्सटेंस के मास से उसके मोल्स निकालने हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आपको मोल्स से मास निकालना है तो इनटू क्या करोगे, मोलर मास करोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये अपन इसको इसी फॉर्म में याद रखेंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिलते हैं, फटाफट आप इसको यूज कर पाते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास कुछ 30 ग्राम चूना है, CaCO3। एक आपके पास 36 मिलीग्राम वाटर है और एक आपके पास 19.2 किलोग्राम H3PO4 है। आपको इन तीनों के मोल्स बताने हैं। बताओ फटाफट फटाफट। चलिए तो मैंने आपको सबके एटॉमिक मास लिखवा दिए थे। पहले इसका मोलर मास निकालो। तो 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 16, तो ये कितना आ जाएगा, 100। इसका मोलर मास है। अब आपको इसका मास दिया है तो मास के मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय इसका मोलर मास। आंसर आ जाएगा 0.3 मोल। सही है। फिर आप देखो 30 मिलीग्राम H2O है। तो 30 अभी मिलीग्राम में है, मैंने मिलीग्राम क्यों दिया आपको समझाने के लिए। आप चाहो तो इसे ग्राम में बदल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको पता है इसका मोलर मास 18 है, तो डिवाइड बाय 18 जैसे ही करोगे, क्योंकि मिलीग्राम है ना, इस टर्म को यूज करना सीखो, मिलीमोल्स। क्या है, मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। मिली स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यहां पर देखना, मिली का मतलब सिंपल होता है 10 टू पावर -3। तो जहां पर भी मिली लिखा हुआ है, अब आप चाहो तो इसको सिंपल 2 मिली मोल्स लिख सकते हो, ऐसे बोलते हैं। या फिर आप इसे 2 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 2 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक मिलीमोल जो होता है वो 10 टू पावर -3 मोल के बराबर हो। जैसे 1 मिलीलीटर, बताओ 1 मिलीलीटर कितना होता है, 10 टू पावर -3 लीटर, यानी 1/1000। तो मिली का मतलब क्या है, 1/1000। विदाउट, ऐसे देखो ये इसका मोलर मास निकालो तो ये आएगा 98। कितना आएगा, 98। अब ये क्या है, 19.2 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 98। तो या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलो, या फिर आप किलो मोल यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, किलो का मतलब 10 टू पावर 3, मिली का मतलब 10 टू पावर -3, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। आप चाहो तो या तो कर लो पूरा, कन्वर्ट कर लो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 98। देखो ये पॉइंट से ये 0 गया, ये इसको 4 टाइम्स नहीं, अरे 192 दे दिया, 19, इसको 19.6 कर लो यार, सॉरी डेटा। हाँ 0 पॉइंट, ये 2 टाइम्स जाएगा। अब आंसर आ जाएगा 200 मोल्स। कितना आंसर आएगा, 200 मोल्स। हाँ ठीक है।
इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है, मोल निकल जाएंगे ना। मास की यूनिट ग्राम है और उसकी ग्राम पर मोल है। वीडियो स्टॉप हो गया अंजलि, देखो चल रहा है सबको सही? नहीं, आपका अपने यहां चल रहा है उधर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। हाउ मच MgCO3 will be present in 5 moles of it? आवाज आ रही, वीडियो क्लियर नहीं है। एक बार आप ना रिकनेक्ट करो अंजलि, हो जाएगा। इंटरनेट का इश्यू है आपके यहाँ। तो बस बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बाकी बात यह है कि आपको 5 मोल MgCO3 का मास बताना है। क्वेश्चन तो ये है सिर्फ। कितना गया है ना? अब देखो साफ साफ है, आपको इस कंपाउंड के 5 मोल दिए हैं और बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू मोलर मास, जो कि 84। आंसर कितना आ गया? 420 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है? तो पहला बेसिक फॉर्मूला, मास से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय मोलर मास, और मोल्स से मास निकालना है तो इनटू मोलर मास। कर सकते हैं ना, बेसिक सा फॉर्मूला। चलो फिर देखो, एक बहुत काम की चीज जो आपको यहां पर सीखनी है। कई बार वो आपके सामने एक टर्म यूज करेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या बोलेगा? या फिर वो यूज कर सकता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होते हैं, ध्यान रखना किसके बराबर होते हैं? मोल्स। मोल्स ऑफ एटम्स। और ये किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास है 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो ग्राम एटम्स एक साथ लिखा हुआ है ना, मतलब ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 10 मोल। बताओ O है या O2 है ना? O। क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? एटम्स। तो मेरे पास इसका मतलब 10 मोल O है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 मोल मेरे पास क्या है? O2 है। और मैंने आपसे बोला मेरे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 10 ग्राम O है। इन तीनों लाइन का मतलब समझो। ग्राम एटम्स एक साथ लिखा है, 10 ग्राम एटम्स मतलब वो 10 मोल है। 10 ग्राम एटम्स ऑफ 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स लिखा है, एटम सेपरेट हो गया तो फिर वो उन एटम्स का सिर्फ मास है 10 ग्राम। ये 3 लाइन अच्छे से देखो, लिखो। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। आराम से समझो, इसको रटना नहीं है, इसका मतलब समझना है आपको। चलिए, तो ये बेसिक सी चीज है, कभी कभी काम में आएगी तो अपन टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्टली उसको यूज कर लिया करें। चलो भाई, एक चीज सीखने के बाद अब चलते हैं आगे और दूसरा बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एक और तरीके से। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये सेकेंड फॉर्मूला है, ये आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो ये फॉर्मूला नहीं है, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। देखो क्या है, आपको ये पता है
कि अगर आपके पास किसी भी चीज की Na यूनिट्स हैं, तो बताओ Na यूनिट्स कितने मोल के बराबर है? 1 मोल। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास, मैं बहुत सिंपल सी बात करूं कि मेरे पास 20 पेन है और इन 20 पेन की प्राइस है 180 रुपए। कितने रुपए? 180 रुपए। तो बताओ 7 पेन की प्राइस कितनी होगी? 63। कैसे किया? एक पेन की प्राइस निकाल ली, फिर मेरे पास जितने पेन है मल्टीप्लाई, यही करना है आपको यहाँ पे। अभी हम जो करने वाले हैं उसमें यही करना है। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं भाई? आप तो मुझे, आपके पास मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आपने मुझे ये बताया तो मैंने 1 यूनिट की कीमत निकाल ली। अब आप पास जितने उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, मेरे को नंबर मिलता जाएगा, या पैसा जो भी बताना वो बता दूंगा। सही है, समझ में आता है? तो सेम ऐसा ही अपन काम करने वाले हैं। देखो यहां पर भी अगर Na यूनिट्स 1 मोल के बराबर है, तो बताओ उसी चीज की 1 यूनिट कितने मोल के बराबर होगी? 1/Na मोल। बोलो, सबको समझ में आता है? तो बताओ अगर मेरे पास 5 यूनिट है तो कितने मोल्स हो गए? 5/Na। 10 यूनिट्स है तो 18 यूनिट है तो 18/Na। तो मेरे पास अगर इसकी, मुझे नहीं पता कितनी भी हो सकती है, n यूनिट है, तो बताओ n यूनिट कितनी होगी? डिवाइडेड बाय Na मोल्स। तो यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स का। बताओ नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर सब आ गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स, ब्ला 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 सब आ गया, और उसको आप किससे डिवाइड कर दो? Na से। बोलो ये चीज समझ में आती है? इसको भी हम ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम तो ऐसे बोलेंगे कि देखो हमारे पास क्या है? मोल्स, और हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ जी, बताओ क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स चाहिए तो डिवाइड बाय Na कर दो, मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय Na। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपस में क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। कॉपी करो। चलिए भाई, तो अभी तो पहले इसकी बात कर रहे थे, मैं आपसे बोलूं अभी ना, इसमें सीखने वाली बातें क्या है? देखो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये बेसिक बेसिक चीज सीख ली तो आपको कभी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 5 मोल O2 है। क्या है? एक मेरे पास 5 मोल O है। ठीक है, बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल? ये। अब अगर मुझे मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मेरा कहना क्वेश्चन आपसे कि अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 5Na। क्या मिलेगी? तो ये जो 5Na है ये क्या होंगे? एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या होंगे? क्यों? क्योंकि O2 खुद क्या है? तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही? अगर मैं इसको इंटू 5 करूंगा तो भी मुझे 5Na मिलेगा, लेकिन ये खुद क्या है? एक। इंटू Na करने पर आपको क्या मिलेंगे? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जो मोल है वो एटम्स के हैं या मॉलिक्यूल्स के हैं। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करने पर नंबर मिलता है। अगर मोल मॉलिक्यूल के हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अगर मोल एटम्स के हैं तो आपको क्या मिलेंगे? नंबर भी एटम्स का मिलेगा। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं मोल्स इनटू Na और वही चिपका देते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि वो एटम्स पूछ रहा है या फिर वो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको भी थोड़े टाइम एक बार के लिए रुकना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा कि मेरे पास जिसके मोल्स हैं वो एटम है या मॉलिक्यूल है। तो इनटू Na करने पर अगर वो मॉलिक्यूल है तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अगर वो एटम है तो मुझे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी आती है। चलो आती है तो फिर हम चलते हैं आगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स will be present
in 3 mole H3PO4. वर्बल हो गया आप। हाँ भाई आंसर दो, अंजलि, मुस्कान, समृद्धि। 12। क्या 12? पूरा बोलो। हाँ देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, 3 मोल किसके दिए हुए हैं? H3PO4 के दिए ना। तो बताओ इसको, अब देखो ये खुद क्या है बताओ, एटम है या मॉलिक्यूल है? तो मैं इसको इंटू Na कर दूं? कर दूं? क्यों कर रहा हूं मैं इंटू Na बताओ? आपको कुछ सीखना है ना, तो ये हर स्टेप पे खुद से सवाल करो कि मैं Na से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अपने आप सीख जाओगे। बताओ मैं Na से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? नंबर निकालना है, क्योंकि मुझे क्या पता है, मोल्स। इंटू Na करते हैं मुझे क्या मिल जाएंगे? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या, कौन सा पार्टिकल है? मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल बोलना छोड़ दो, अब कैटेगराइज करो। ये क्या है? 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। सही है। अब हमें तो क्या पता करने हैं? एटम्स, वो भी किसके? ऑक्सीजन के। तो यहां देखो, बताओ एक में कितना ऑक्सीजन है? 4। अगर एक में 4 है तो 3 Na में कितना होगा? है ना, तो इंटू 4 कर दो, क्योंकि एक में 4 है तो 12 Na ऑक्सीजन एटम्स। आराम से देखो, सबको समझ में आता है। समृद्धि 12 ग्राम नहीं होगा। 12 ग्राम नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो इसी को करने का एक और तरीका बताता हूं। एक तरीका तो ये देख लिया आपने, इससे भी आसान और सरल और ज्यादा यूज आने वाला। ये तो एक ही तरह के क्वेश्चन करेगा, उससे बहुत तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। मेरे पास अगर 1 मोल H3PO4 हो, क्या हो? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में उसके 1 मोल में उसके उतने ही मोल होंगे। उसके 1 मोल में उतने ही। जैसे यहां देखो, एक H3PO में कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो बताओ 1 मोल में कितने होंगे? 3 मोल हाइड्रोजन। बताओ कितना फास्फोरस होगा? 1 मोल फास्फोरस। बताओ कितना ऑक्सीजन होगा? 4 मोल ऑक्सीजन। फिक्स है, किसी की जरूरत ही नहीं है। शक्ल देखकर बोल सकते हैं ये, इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे को कंपाउंड का फॉर्मूला दे दो, मैं ये हमेशा लिख सकता हूं। अब बताओ अगर 1 मोल में इतना है तो बताओ 3 मोल में कौन कौन कितना कितना होगा? बोलो। 9 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल फास्फोरस और 12 मोल ऑक्सीजन। मोल मिल गए सबके। बताओ ये एटम है मॉलिक्यूल है? इसको इंटू Na करने से क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। बस आपके पास आ गए 12 Na ऑक्सीजन एटम्स। लो है साहब, आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दी। आराम से देखो, समझ में आता है क्या? हाँ तो बोल दो। अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं, चल जा, कि 6 मोल ग्लूकोज है मेरे पास, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ। 36 Na। 36 Na। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। देखो लिखना ही नहीं पड़ा। एक में कितना है ना? अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। तो 1 मोल ग्लूकोज अगर मैं देखूं, अब जब मुझे मतलब ही ऑक्सीजन, तो बाकी सबको भाड़ में जाने दो। 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स है?
बताओ, एक में 6 हैं तो 6 में कितने होंगे? तो 6 6 जा 36 मोल ऑक्सीजन, और उसका मतलब कितना हो गया? 36 Na। बोलो, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अभी सिर्फ यही नहीं है, अपन एक और काम कर सकते हैं। आप मुझसे बोलो कि मुझे तो मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 6 मोल ग्लूकोज। तो आप बारीकी समझो। अभी भी आपने ऊपर लिखा 6 मोल ग्लूकोज में, क्या आपको ऑक्सीजन के मोल्स पता है? हाँ तो बोल दो। बताओ, मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू। मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। बताओ, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाए? तो 16 इंटू 36 कितना आ रहा है? 576। 16 6 96, 6 और 9 48 और 9 57। बताओ, इन यहां 3 मोल H3PO4 में इन सबके मास बताओ। क्या बड़ी बात है? बताओ, 3 में हाइड्रोजन कितना है? 9। हाइड्रोजन का मास कैसे निकालोगे? इनटू इसका मोलर मास। आंसर आ गया 9 ग्राम। बताओ, फास्फोरस का इनटू इसका मोलर मास होता है 31। आंसर कितना आ गया? 63, नहीं 93। बताओ, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? इनटू ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, तो 12 इंटू 16 इज 192 ग्राम। खत्म। आराम से देखो, समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर अगले स्टेप पे मूव करेंगे। चलो भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, खुद ही कर लेना। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप बढ़ा रहा हूं। दो चीज आपको समझ में आ गई कि आप डायरेक्ट मोल से मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उन एटम्स के मोल्स निकाल सकते हो। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब अभी तक मैं आपको मोल डायरेक्ट दे रहा था, मैं आपको मोल डायरेक्ट नहीं दूंगा, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। अब आपको मोल्स भी खुद निकालने हैं। क्या करना है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं और क्वेश्चन करें हम कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 6.84 ग्राम शुगर। दूसरा, व्हाट मास ऑफ क्लोरीन विल बी प्रेजेंट इन 19 ग्राम्स ऑफ MgCl2। बताओ, दोनों ही। हाँ चले करें डिस्कस। पहले का आंसर 0.22 Na, एक ऑप्शन। और कोई? नहीं, इसका कोई और आंसर आ रहा है किसी का? Na के टर्म्स में बता दो यार। 1 पॉइंट, हाँ भाई, एक आंसर आ रहा है 1.2 Na। इसी का एक ऑप्शन आ रहा है 7.4 Na। किसी का और कोई आंसर? मुस्कान, समृद्धि, अंजलि का तो आ गया है 7.4 Na। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं? आपका 1.2 Na पहला ऑप्शन। नहीं, इसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। एक बार। हाँ जी, 1.2 Na किसका है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? हैं? मतलब तुमको पेशेंट आया,
उसको ग्लूकोज चढ़ा ना, पानी में शक्कर घोलोगे और है चढ़ गया ग्लूकोज, बेचारे को डायबिटीज हुआ तो ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा वो। 7.4 Na कैसे आया? आपने भी शुगर का फॉर्मूला CCH2O6 लिखा है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 होता है ना? ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ शुगर का, जल्दी आप दोनों। लेट देम डू। 342। आवा कितना आ रहा है अप्रोक्स? 352, 342 अप्रोक्स क्यों आ रहा है? पॉइंट भी आ रहा है क्या? हाँ भाई, जल्दी करो भाई, पनवेल निकलना है। थ्री 352, 342, 42। वेयर आर यू? कैसे निकालेंगे? पूछ लो ना, नहीं आ रहा है तो। ये भी मेरा ही काम है, देखो 342 आएगा, 52 कहां से आ गया? कितना कार्बन है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? उसको तो बोलने दो, जब भी तो उसको याद होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? देखो कॉपी खोल के, लिखवाए थे लास्ट क्लास, नोट्स बनाए लास्ट क्लास के? ये सब एक में चल रहा है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री है, अलग अलग कॉपी बना लो यार, ऐसे मत करो। तीनों की कॉपी एक ही चल रही है क्या अभी? दोबारा बनाते हो घर पे? मैंने दोबारा क्वेश्चन बनाने, नोट्स एक ही बार बनाओ, एक ही कॉपी लाओ, ठीक है? बार बार नहीं करना, टाइम नहीं है अपने पास इतना। इन सबको जोड़ो, आपको आंसर मिलेगा 342। कितना मिलेगा? तो अब देखो ये क्या है, इसका मास। मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मुझे पहले क्या चाहिए? मोल्स। मोल से निकालूंगा मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से क्या निकालूंगा? एटम। स्टेप बढ़ गए अपने बस। तो पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ शुगर। बताओ मोल्स ऑफ शुगर कैसे निकालेंगे? इसका मास 6.84 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 342, आंसर आ गया 0.02 मोल्स। समझ में आ रहा है? अब 0.02 मोल तो आपके पास कौन है? C12H22O11। अभी आपकी इच्छा है, आप यहां Na से मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहां कर सकते हो, आगे करना चाहो तो आगे कर सकते हो। ध्यान से देखो, कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है? बताओ एक में कितने ऑक्सीजन है? 11। अगर एक में 11 है तो इतने में कितने होंगे? इंटू 11 यानी 0.22 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ये देखो, ये समझ में आता है क्या? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सही है? अगर ये मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के, तो बताओ इसको इंटू Na कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा 0.22 Na ऑक्सीजन एटम्स। सही है? इसका आंसर क्या आया? 14.5, ऑप्शन नंबर 1। 14.4, 28.4 ग्राम। और कोई? 14.2 ग्राम। और कोई?
चले, हाँ तो रहा है सेकंड होना चाहिए थर्ड, ये कैसा चक्कर है। इसका मोलर मास कितना है? ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मोलर मास आएगा 95। कितना आएगा? सही है। तो पहले इसके मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ MgCl2 कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो 1/5 मोल MgCl2। बोलो समझ में आ रहा है? 1/5 कितना लिख सकते हो? 0.2 मोल। कोई दिक्कत? अभी देखो, यहीं से आगे बढ़ेंगे। एक में कितना है? 2। एक में कितना है क्लोरीन? 2। बताओ 0.2 में कितना होगा? तो 0.4 मोल क्लोरीन इंटू 2, है ना? क्योंकि एक MgCl2 में 2 क्लोरीन है ना? 0.4 मोल क्लोरीन हो गया। अब आपको क्या निकालना है? उसका मास। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। तो इसको आप कर दो इनटू इसका मोलर मास 35.5 ग्राम क्लोरीन। तो बताओ आंसर हो गया 0.4 इंटू 35.5। तो ये आएगा 14.2 ग्राम। जिसने 71 से मल्टीप्लाई किया है उसका आ रहा है 28.4 ग्राम। और वैसे भी आपका शक बिल्कुल सही था। जब कंपाउंड 19 ग्राम है ना? एक आदमी का मास है 70 किलो और उसकी हड्डियों का मास है 150 किलो। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। सेम चीज है। आगे बढ़े। हर एक आपसे नहीं हो रहा है, हर एक क्वेश्चन सीखते जाएं, करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इनके ऊपर, इसलिए आगे बढ़ू। 35.5 क्लोरीन का मोलर मास होता है, देखो लिखवा रखा है उसमें से, वो टेबल लिखवाई है ना, उसमें देख देख के करो अभी। और जो भी स्टेप समझ में नहीं आया पूछ लो, नोट मत करो, क्वेश्चन नोट मत करो। क्वेश्चन ये नोट कर, आपसे नहीं हुआ छोड़ दो, अभी दोबारा प्रैक्टिस करना, PDF तो मिलेगी मिलेगी, जगह छोड़ दो, क्वेश्चन लिख के दोबारा सॉल्व करना। चलो आगे। चलो जी, अगला प्रश्न। लिखे हाउ मेनी एटम्स विल बी प्रेजेंट। चलो पहले एक बार और छोटा कर लेते हैं, ऑक्सीजन एटम से ले लो फिर से। विल बी प्रेजेंट इन, किसको बुलाया जाए? बत्तीस ग्राम Fe2O3। बताओ भाई, हो गया? 0.6 Na। हाँ भाई, कोई और आंसर? हाँ जी पुत्र, किए तो उत्तर। जिनका आंसर आ गया वो उल्टा काम करो, चलो। 0.6 Na, 0.6 Na। तुम लोग किधर रह गए भाई? मोलर मास गलत निकाले हो। मोलर मास कितना है Fe2O3 का? 110 कैसे आ गया? इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? आप निकाल के बताओ जल्दी यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आपके चक्कर में पूरी क्लास रुकी हुई है।
आयरन कितना है 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना है, तो बोलने दो, उधर देख के बोलो, याद करके नहीं बोलना। 8 है, क्या है 8, देख के तो ढंग से बोलो, लिख रखा है नहीं लिख रखा बोल तो ये बताओ, तो ढूंढो ना उसमें, तो 8 क्यों बोल रहे हो? इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 160। अभी देखो क्या दिया इसका मास, मास से पहले क्या निकालेंगे अपन, मोल्स। 32/160 कितने मोल्स आ गए 0.2, किसके मोल्स हैं Fe2O3 के, एक में कितना है 3, तो 0.2 में कितना होगा इंटू 3, यानी 0.6 मोल ऑक्सीजन। और अब नंबर निकालना है तो इंटू Na कर दो, आंसर आ गया 0.6 Na। अगले का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स will be present in 4.8 नहीं आइला 4.9 ग्राम H2SO4, बताओ भाई। 0.5 0.5 मतलब 0.05। हाँ भाई, एक ऑप्शन आ रहा है 0.05, क्या बस 0.05 नहीं, आपका 0.5 0.35 Na, वो रहा 0.05। फोर्थ ऑप्शन खाली है भाई, आप चाहो तो भर सकते हो, वन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऐसा ऑप्शन लग दिया तो वन ऑफ दीज। सबके 720 में 720 है। फिर एम्स दिल्ली के गेट पे लड़ाई होगी, मैं जाऊंगा। रीनीट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इसीलिए तो मैं भी नहीं बना रहा अभी। कल बनाया था, आज बनाऊंगा, देखता हूं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रुप पे नोट्स डाल रहे हैं समृद्धि सारे, ऐसा नहीं है, एक बार रीशेयर कर देना जो भी लोग ग्रुप में हो, शायद समृद्धि ने अभी ज्वाइन किया नया इसलिए। लो आ जाओ, फोर्थ ऑप्शन नहीं है किसी के पास, नहीं ठीक है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसका मोलर मास कितना आया, वेरी गुड, देखा धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। अब आप निकालो इसके मोल्स। मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एटम्स निकालने हैं, क्योंकि मोल्स से ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो मोल्स निकाले तो कितना आ गया 4.9 डिवाइडेड बाय 98। अभी देखो ध्यान से, इसको आपका पॉइंट हटा दो, 49/98, एक जीरो नीचे आ जाएगा 10, 49 2 98, ये आ गए 1/20 मोल्स। आप चाहो तो 1/20 मोल्स को 0.05 मोल लिख सकते हो, ठीक है। तो जिस जिसका आंसर फर्स्ट है वो मुझे जवाब दे, बताओ ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको इनटू Na कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स। बोला मैंने आपसे, बस आप Na से मल्टीप्लाई करते टाइम खुद से ये सवाल पूछो कि तुझे क्या मिलेगा, सही है।
तो बताओ फर्स्ट आंसर है या नहीं? नहीं। जल्दी किस बात की है? पनवेल निकलना है? कल सुबह निकलना है ना, अभी किस बात की दिक्कत है? आंसर जल्दी देख के बताओ। ये कौन था बे? हाँ, कौन सी मिस्टेक? चिली मिस्टेक। हाँ हाँ, इसकी जलन बहुत होती है एग्जाम में। हाँ भाई, यहां देखो, अब तुमको बताने क्या है? एटम। तुमने कौन से एटम बताए? खाली ऑक्सीजन। बाकी कौन बताएगा? है असिस्टेंट। एटम्स का मतलब क्या है ना? सिर्फ एटम्स बोल दिए तो सारे बताने। अगर वो फिक्स बोलता है कि हाइड्रोजन बताओ, ऑक्सीजन बताओ, तो उनका बताते हैं। बात समझो मेरी आप? एटम्स बोल दिया तो ये ब्रॉड ग्रुप है, सबको काउंट कर लो। तो बताओ एक में कितने एटम्स हैं? 4, 5, 6, 7। एक H2SO4 में भाई साहब 7 एटम्स हैं। तो अगर एक में 7 हैं तो बताओ इतने में कितने होंगे? इंटू 7, 0.35 Na एटम्स। आराम से देखो, आराम से, ये तुमको समझ में आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, वन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। चलो, जनता की भारी डिमांड पर आखिरी क्वेश्चन, फिर कुछ और पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन एटम्स इन 7.2 ग्राम उरिया। उरिया तो जानते हो ना आप लोग? हाँ भाई, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। मुझे लगा तुमको पता है, तुम तो डॉक्टर लोग हो, बॉटनी में पढ़ते होंगे ना फर्टिलाइजर्स वगैरह। आई थिंक आप लोग बायोलॉजी के थ्रू एनवायरमेंटल भी पढ़ते हो ना? CH4N2O। हाँ, वेरी गुड। 0.48 है, देखते हैं। 0.48 है। हाँ भाई, दो तीन लोगों का आंसर सेम आ रहा है, यही आंसर होगा। चलिए, बहुत ही आसान है। देखो ये रहा यूरिया, मोलर मास, जल्दी निकालो। यूरिया ये बस डॉट है उसका। NH2CONH2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट। ये है यूरिया, NH2CONH2। इसका मोलर मास कितना आता है? 60। ठीक है, तो इसके मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ यूरिया NH2CONH2 इज मास अपॉन मोलर मास। तो
0.12 मोल्स। 12 6 72 होता है। तो 0.12 मोल यूरिया आपके पास NH2CONH2। अभी अपने को निकालना है हाइड्रोजन एटम्स। बताओ एक में कितना हाइड्रोजन है? 2 + 2 4। तो बताओ इतने में कितने होंगे? इनटू 4, यानी 0.48 मोल हाइड्रोजन एटम्स। अब बताओ मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू Na। तो आ जाएगा 0.48 Na हाइड्रोजन एटम्स। सही है? तो बहुत आसान है। अभी आप धीरे धीरे और क्वेश्चंस करोगे और अच्छे इसके अंदर अपने आप ही होते जाओगे। चलिए जी, इसके बाद मैं चल रहा हूं और आगे, और अब बात करने जा रहा हूं आपसे अगले फॉर्मूले पे मूव करेंगे। और उसको सीखने के लिए, उस फॉर्मूले को आने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आइडल गैस इक्वेशन। क्या आना चाहिए? आइडल गैस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज आइडल गैस इक्वेशन? आप सभी ने सुना हुआ है, PV = nRT। यहां पर P क्या होता है? प्रेशर। बताओ, बहुत अच्छे समझते हो, है ना? बहुत प्रेशर है अपने ऊपर, सही बात है। चलिए, तो प्रेशर की जो सबसे पहली SI यूनिट होती है वो होती है रास्कल, नहीं पास्कल, पा, या फिर आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, एक यूनिट। लेकिन इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ATM नहीं, पहले ATM, बाहर में बाद में जाएंगे, पहले ATM में जाएंगे। बाहर में जाने के लिए ATM भी तो चाहिए। तो हाँ बोल रहा है, हाँ 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 भाई, एक ATM और पास्कल में क्या रिश्ता है ना? तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखोगे 1 ATM की, तो वो होती है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। एग्जैक्ट तो ये होती है, बट आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो? 10⁵ पास्कल। या फिर 1 ATM को आप 1.013 बार लिख सकते हो, या फिर आप इसे 76 सेंटीमीटर Hg, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, इंटू 10 760 Hg, या फिर आप इसे 760 टोर भी लिख सकते हो। सही है? तो आपको प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास प्रेशर है 19 सेंटीमीटर Hg, इसे ATM में बदलो। तो आप क्या बोलोगे कि देखो भाई साहब, 76 सेंटीमीटर Hg किसके बराबर है? एक ATM। सामने देख लो सब लोग, कन्वर्जन बाद में लिख लेना। 76 सेंटीमीटर किसके बराबर है? एक ATM के। तो बताओ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? तो यहां पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू रख दो 1/76 ATM। अपने आप आंसर आ जाएगा 19 4 76, 1/4 यानी 0.25 ATM। ये आपके फिजिक्स में भी काम में आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा। समझ पा रहे हैं? मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो प्रेशर है वो है 380 टोर। बताओ ATM में कितना होगा? तो रटो मत, डिवाइड कर देंगे, वो कर देंगे। 1 ATM कितना टोर है? 760। तो एक टोर किसके बराबर होगा? तो एक टोर की जगह क्या लिख सकते हो? 1/760 ATM। कितना आ गया? 0.5 ATM। बोलो समझ में आता है? अब कॉपी कर लो फटाफट से इसको। चलिए ऐसे देखें, क्या रिपीट करना है अंजलि बताओ? है ना, कुछ भी नहीं है। जैसे सेंटीमीटर Hg को ATM में बदला, यहां से देखो 76 सेंटीमीटर एक ATM के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1/76। तो यहां पे सेंटीमीटर Hg के लिए रख दो 1/76। ऐसे देखो 760 टोर एक ATM के बराबर है, तो एक टोर कितना होगा? 1/760। तो टोर की जगह 1/760 लिख दिया। ये याद नहीं रखना कि इसको इसमें बदलूं तो उससे डिवाइड करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं।
कुछ भी नहीं है। आप ऐसे रैंडम कोई भी वैल्यू लिख के आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहो, धीरे धीरे यूज करते करते आ जाएगा। दूसरा जो आपके पास यहां पर टर्म होता है वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट तो क्या है, मीटर क्यूब, लेकिन जनरली हम लीटर मिलीलीटर भी यूज करते हैं। तो पहली बात, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर या फिर 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। डीएम का मतलब क्या होता है, डेसीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर। ठीक है जी। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो गए ना। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो गए। अब ध्यान से सुनना, 1 लीटर खुद किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर, या फिर आप इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे 1000 सीसी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक सेंटीमीटर तो ये लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी। जनरली इंजन्स का साइज के लिए इसको यूज करते हैं। 150 सीसी की बाइक, 200 सीसी की बाइक, 100 सीसी की बाइक, तो उसको क्यूबिक कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तीसरा यहां पर है टी, तापमान। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो वैसे तो आपके फिजिक्स में ज्यादा काम में आएगा। टेम्परेचर के 3 मेन स्केल होते हैं। एक होता है रैंकिन, रैंकिन तो खैर गया। एक तो आप ले लो केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, और तीसरा फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो आप जानते हो। अगर आपको टेम्परेचर में केल्विन में निकालना है तो जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें कितना ऐड कर दो, 270। और अगर आपको इन दोनों में रिलेशन चाहिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो C/5 इज इक्वल टू क्या आता है, F-32/। ये लिख के छोड़ दो, अपने तो यही काम में आएगा। सबको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, तो 25 प्लस 273 दैट इज 298। आराम से देख लो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए, तीसरा आपके पास यहां जो टर्म है वो है आर। आर को आप लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर सिर्फ गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, लेकिन अभी अपने एक ही वैल्यू काम में आएगी, विच इज 0.0821। इस वैल्यू को यूज करने का एक रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से सुनना। इस वैल्यू को यूज करने के लिए आपको प्रेशर किस में लेना है, एटीएम में। वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में। तो ये इसकी यूनिट होती है एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। यूनिट आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो PVNRT, तो देखो प्रेशर आर को लिख लो, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, PV/NT। बताओ, P प्रेशर किस में रख दो, एटीएम, V वॉल्यूम लीटर, N मोल्स, और टेम्परेचर केल्विन। तो बताओ यूनिट क्या बन गई, एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। रटने का है ही नहीं यूनिट। PV/NRT आता है ना, लिख दो, सबकी यूनिट लिख दो, आर की यूनिट अपने आप मिल जाएगी आपको। इस वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी लिखते हो। समझ में आ रहा है।
तो ये आपका ओवरऑल आइडल गैस इक्वेशन है। सही है। चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे वो तो अभी अपन देखने वाले हैं। ये सीखने के बाद हम सीखते हैं अबाउट अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एसटीपी। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो है वो है 1 बार। ये एसटीपी है। ये एसटीपी का नया कन्वेंशन है, न्यू, जो अब हम यूज करते हैं। लेकिन एसटीपी का जो ओल्ड कन्वेंशन है उसमें टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही है, बस प्रेशर कितना है 180। तो नए कन्वेंशन और पुराने कन्वेंशन में ये फर्क है। एसटीपी अब अगर एग्जाम में आएगा, कहीं पर भी आएगा, तो हम एसटीपी को क्या बोलेंगे? 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पुराने जमाने में उसको क्या बोला जाता था? 1 ATM एंड 273 केल्विन। एक चीज, ठीक है। दूसरा पे ध्यान रखें, 0.0821 इंटू 273 की वैल्यू हमेशा 22.4 आती है। ठीक है, 0.0821 को अगर आप 273 से मल्टीप्लाई करो तो वो कितना आएगा? 22.4। ये आता है, अभी काम में आएगा, आपने लिख के बता। अभी आप समझें, हम आइडल इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडल गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो देखो एसटीपी के ऊपर वैल्यूज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले न्यू कन्वेंशन से निकालता हूं। बताओ नए कन्वेंशन के हिसाब से एसटीपी का मतलब क्या है? प्रेशर कितना है? 1 बार, और तापमान कितना है? 273 केल्विन। बोलो समझ में आता है? लेकिन उसी वैल्यू को अगर मैं ओल्ड कन्वेंशन से निकालूं, किससे निकालूं? ओल्ड कन्वेंशन अगर मैं यूज करता हूं, बताओ ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से एसटीपी क्या है? उस पर प्रेशर कितना है? 1 ATM और टेम्परेचर कितना है? 273। लगाओ पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वी इक्वल टू बनेगा एनआरटी अपॉन पी। बताओ मोल्स कितने? 1। बताओ आर की वैल्यू कितनी? 0.0821 इंटू तापमान 273, दिस डिवाइडेड बाय, बताओ प्रेशर कितना हो गया? 1। अभी मैंने आपको बताया, बताओ ये वैल्यू कितनी आती है? 22.4 लीटर्स। बोलो समझ में आता है? यहां देखो, अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं, मोल्स 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 273, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या है? 1 बार। और मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको आर की ये वैल्यू यूज करनी है तो प्रेशर किस में होना चाहिए? एटीएम में। किस में होना चाहिए? लेकिन तो बार में है, तो हमें बार को किस में बदलना पड़ेगा? एटीएम में। तो बताओ, अभी भी देखा था आपने, 1 ATM इक्वल टू कितना होता है? 1.013 बार होता है। तो बताओ 1 बार कितना होगा? बोलो। 1/1.01। इसको याद नहीं रखना, चिंता मत करो, हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? 1/1.013 ATM। अब जैसे ही लिखोगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 22.4, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.013 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 22.7 लीटर्स। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर नए कन्वेंशन के हिसाब से हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 22.7।
और अगर पुराने कन्वेंशन यानी 1 ATM 273 पे निकालेंगे तो वो कितना आएगा 22.4। बोले डिफरेंस समझ में आता है? इसमें किसी को डाउट? आप कॉपी करो फिर इसका फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए भाई, तो अब देखें कहानी की बात, अब फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तीसरा। तो अभी तक की कहानी हमने सीख लिया है कि अगर मेरे पास किसी भी गैस का 22.7 लीटर आइडल गैस है, लेकिन वो कहां पर होनी चाहिए? एसटीपी, फिक्स कंडीशन पर है। अगर एसटीपी पर आपके पास इस दुनिया की किसी भी गैस के इतने लीटर है, इसका मतलब कितने मोल हो गए? 1 मोल। ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। बताओ 22.7 लीटर कितने मोल के बराबर है? बताओ 1 लीटर अगर आपके पास हो एसटीपी पर तो वो कितने मोल्स होंगे? 1/22.7 होंगे। बताओ आप 2 लीटर हुआ तो इंटू 2, 5 लीटर हुआ तो इंटू 5। अगर मेरे पास V लीटर ऑफ गैस है एट एसटीपी, तो बताओ वो कितना हो जाएगा? V/22.7। खैर ये सब याद नहीं रखना, देखो पढ़ो भूल जाओ। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स का तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया? वो आएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? 22.7। समझ में आ रहा है? पर अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, अपन फिर से वैसे ही याद रखेंगे। कैसे? ऐसे इधर लिखेंगे मोलेस और इधर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। बताओ अगर वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 22.7। मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो इंटू 22.7। पहली बात। दूसरी बात, अगर एसटीपी की जगह 1 ATM एंड 273 केल्विन लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, ओए गलत बात है, पूरा एसटीपी उड़ा दिया इसने। लिखा है तो बाबू क्या यूज करेंगे? 22.4 यूज करें। पुराना कन्वेंशन, बात समझ पा रहे हैं? तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 22.4 यूज करना चाहिए और नए के हिसाब से 22.7। अब अगर एग्जाम में आता है एसटीपी लिखा हुआ तो आप क्या यूज करोगे? 22.7। लेकिन जब आप शीट सॉल्व करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी आपको क्या यूज करना पड़ सकता है? 22.4। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आता जाएगा। बट अभी अपने पास मोल का तीसरा फॉर्मूला आ गया है और ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? गैस ओनली। लिक्विड सॉलिड पर ये फॉर्मूला नहीं चिपका सकते हैं। तो कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं, जहां उनको मिला 20 लीटर डिवाइड बाय 22.4 कर देते हैं। सिर्फ कब लगाना है? जब आप गैस की बात कर रहे हो, और वो भी सिर्फ कौन सी कंडीशन पर? एसटीपी पर, है ना? तो जैसे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करवाऊं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सब, कि आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ 8.96 लीटर CO2 एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। तो आप देखो आपके पास CO2 गैस है, CO2 गैस का इस कंडीशन पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, बताओ मोल्स कैसे निकालेंगे? 8.96 लीटर गैस का डिवाइड बाय इस वैल्यू पर 22.4 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4। ये इसको 4 बार उड़ाएगा, देख लेना। नहीं 1/4 नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ये इसको, हाँ 0.4 मोल। आपके पास 0.4 मोल CO2 आ गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये समझ में आया सबसे पहले तो? किसी को डाउट है इसमें? पक्का ना? अब हम वापस वहीं पहुंच गए जिससे पहले पढ़ा था। आपके पास मोल आ गए ना?
एक बार मोल आ गया तो बताओ मोल से क्या निकाल सकते हो? मास। मोल से क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूल्स। मोल से क्या निकाल सकते हो? एटम्स। निकाल सकते हैं ना? बताओ इसका मास कैसे निकालूं? इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास वो है 44, तो आंसर आ गया 17.6 ग्राम। खत्म। बताओ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो इनटू Na कर दो तो 0.4 Na, क्योंकि खुद मॉलिक्यूल है, इनटू Na करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बताओ इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? एक में कितना है? 2। 0.4 में कितने होंगे? 0.8 मोल O, और इनटू Na कर दो तो 0.8 Na। बोलो समझ में आ रहा है? कार्बन कितना होगा? क्लियर है? अब वो आपसे कैसे खेलेगा? अब वो आपसे बोलेगा ऐसा कि देखो भाई साहब, तुमको मोल निकालना आता है, और एक नहीं 3-3 जगह से आता है। एक मास से, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और तीसरा वॉल्यूम एट STP से। आता ही या नहीं आता ही? आता ही है ना? तो अगर आता ही है तो बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सही है? बताओ वॉल्यूम एट STP से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 22.7। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने के लिए, तो किसी भी क्वांटिटी से मोल्स निकालना है तो डिवाइड करना है। क्या करना है? अगर मोल से मास निकालना है तो इनटू मोलर मास, मोल से वॉल्यूम निकालना है STP पर तो इनटू 22.7, मोल से नंबर निकालना है तो इनटू Na। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? तो आज की सभा का आखिरी प्रश्न, बाकी फिर आपको PSS में मिलेंगे। हाँ जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न बता रहा हूं। व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 35.2 ग्राम CO2 at 1 ATM and 273? बताओ भाई, 1 ATM और 273 केल्विन पर CO2 गैस का इतना मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वन 170। हाँ भाई, एक ऑप्शन आ रहा है 177.12 लीटर। सेवेंटी 17.28 लीटर। 17.72। 17.92। और तुम लोग की कैलकुलेशन में बहुत मिक्सिंग है भाई, कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता है। मोल्स निकालो, पहले देखो आपको क्या निकालना है, उसके लिए रास्ता बनाओ। क्या चाहिए, क्या दिया है? थ्री 350। देखते हैं, चलिए। देखो जिन लोगों को नहीं आ रहा है, डेटा प्रोसेस करना सीखो। सबसे पहले आपको 35.2 ग्राम CO2 दिया है, और आपको इससे क्या निकालना है? वॉल्यूम एट STP। तो देखो एक ही रास्ता है उसका, ये रहा। यहां से यहां पहुंचना है तो बीच में कहां रुकना पड़ेगा?
सही है। तो सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, CO2 के मोल्स। क्या निकालेंगे, और मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखो 35.2 डिवाइडेड बाय 44, तो 0.8 मोल आपको CO2 मिल जाएगी। सही है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, STP नहीं, STP निकालना, सॉरी, 1 ATM एंड 270। तो बताओ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटू 22.4, 8 चौक 32, 2 16 और 3 92 और 2 16 और 1 17, 17.92 लीटर। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मुस्कान, अंजलि, समृद्धि, आप तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। कोई भी कैलकुलेटर यूज ना करें, सभी लोग कैलकुलेशन लिख के किया करो। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। कोई भी आप में से, मैं नहीं कह रहा आपने किया है, आगे भी ध्यान रखना, अपन जितना हाथों से कैलकुलेट करेंगे उतनी तेज और अच्छी अपनी कैलकुलेशन। डन है, चलिए। फास्ट, पास पास आ भी सकता है, अगर आए तो आपको भी पास पास पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास यहां से आगे बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर आपको आज PSS मिलेगी, वो PSS सॉल्व करो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुस्कान, अंजलि, समृद्धि, आप लोगों को भी सेशन में आना है। डन है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।